हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्किट एनालिसिस या सर्किट सॉल्व करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझने जा रहे हैं। आज मैं आपसे 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी जो कि जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, जिसमें एक क्वेश्चन मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर डील करूंगी, एक क्वेश्चन मैं एक्टिव और इनएक्टिव सोर्सेज पर बात करते हुए करूंगी और साथ में करंट डिवीजन रूल भी यूज़ करूंगी इसमें। और थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको नेट वोल्टेज की डेफिनेशन देते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें पावर डिसिपेटेड पता करनी इन वॉट्स बाय द 6 ohms रजिस्टर, मतलब 6 ohms रजिस्टर में से डिसिपेट होने वाली पावर हमें पता करनी है इन द सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पर मुझे 3 रजिस्टर दिख रहे हैं जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है और साथ में 2 करंट सोर्सेज कनेक्टेड है यहाँ पर। तो सर्किट मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 3 विंडोज दिख रही है और 6 ओम से बहने वाला करंट मुझे पहले पता करना पड़ेगा, तभी मैं I2R करके डिसिपेटेड पावर पता कर पाऊंगी। तो करंट पता करने के लिए इस सर्किट को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका नोडल एनालिसिस हो सकता है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो सकता है, थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके हम कर सकते हैं। मेश एनालिसिस तो नहीं यूज़ होगा यहाँ पे क्योंकि दोनों करंट सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्सेज कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मेश एनालिसिस नहीं लगा सकते। पर इस सर्किट को इतने जो भी नाम मैंने लिए या KCL KVL से भी हम सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, पर इन सारी मेथडोलॉजीज से ये क्वेश्चन सॉल्व करना लेंदी हो जाएगा। आसान तरीका है, यहाँ पर अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते तो सर्किट रिड्यूस होकर हमारा एक विंडो का सर्किट हो जाएगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टर है, एक ये कॉम्बिनेशन है और एक कॉम्बिनेशन सेम वाला यहाँ पर है जिसमें करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टर है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे कॉम्बिनेशन को एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टर को करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और सेम यहाँ पर इन दोनों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सीरीज कनेक्शन में जिसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर सीरीज में आ गया उस वोल्टेज सोर्स के। तो उसकी वजह से ये सर्किट बहुत आसान हो गया, एक विंडो का सर्किट हो गया। हमें ऐसा लगा जैसे सारी कॉम्प्लेक्सिटी हट गई है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने 6 ohms के इस तरफ C और D टर्मिनल्स का नाम दिया, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट सोर्स और रेजिस्टर का मिल रहा है और E और D के राइट साइड में मुझे यहाँ पर करंट सोर्स और रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है पैरेलल वाला। तो एक बार मैं अप्लाई करूंगी CD के लेफ्ट में और एक बार मैं अप्लाई करूंगी ED के राइट में। ये पूरा मैंने D टर्मिनल नाम दिया है क्योंकि ये सब शॉर्ट सर्किटेड दिख रहा है, तो सारे पॉइंट्स में D पोटेंशियल पर ही मुझे मिलेंगे, मतलब ये कॉमन पॉइंट्स होंगे। चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं C और D के लेफ्ट साइड में। तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वो 2 एम्पियर्स इंटू 3 ohms करके 6 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और सीरीज में उसके यही रेजिस्टर चला जाएगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आपको समझ में आ जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये पैरेलल करंट सोर्स और रेजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो C और D के इस तरफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया। ED के इस तरफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो 6 एम्पियर्स और 1 ohms का मल्टीप्लिकेशन करके 6 वोल्ट्स ये हमें मिल गया और 6 वोल्ट्स के साथ 1 ohm सीरीज में आ गया। तो देखिए CD के इधर भी मुझे एक और ED ये पूरा मिला के मुझे एक सिंपल विंडो मिल गई। अब तीनों रेजिस्टर सीरीज में है और एक तरफ 6 वोल्ट्स की बैटरी, दूसरी तरफ भी 6 वोल्ट्स की बैटरी, मतलब अगर इनका सम मैं करूँ तो 10 ohms हो गया। 10 ohms के इस तरफ वाले पॉइंट को मैं T टर्मिनल बोल रही हूँ और इस तरफ वाले को मैं S टर्मिनल बोल रही हूँ। C और E जो है वो कहीं इसके एडिशन में वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पर T और S जो है वो 6 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसका सीधा सा मतलब 10 ohms के दोनों तरफ पोटेंशियल कैसा है, सेम है, यानी 10 ohms के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, 0 है। 10 ohms के अक्रॉस का मतलब VTS पोटेंशियल 6 - 6 करके 0 आ रहा है। इसका मतलब 10 ohms के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से कोई करंट नहीं बहेगा, मतलब I करंट कितना रहेगा, 0। ये I करंट 0 मतलब 6 ohms से बहने वाला करंट भी कितना रहेगा, 0। तो इसका मतलब पावर डिसिपेटेड कैसी होगी 6 ohms के अक्रॉस, 0।
तो इस तरीके से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इस सर्किट को आसानी से एक विंडो वाले सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर पाए और बहुत आसानी से हमने सर्किट सॉल्व किया और सर्किट को एनालाइज किया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ये कहा गया है कि व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव, जब सिर्फ करंट सोर्स ही एक्टिव है, फाइंड करंट थ्रू 10 ohms। हमें 10 ohms से बहने वाला करंट पता करना है। कब? जब सिर्फ और सिर्फ 2 amperes का करंट सोर्स एक्टिव है, मतलब वोल्टेज सोर्स कैसा है? इनएक्टिव। वोल्टेज सोर्स इनएक्टिव का मतलब है ये कितना वोल्टेज अप्लाई करेगा सर्किट पर? 0 volts। और 0 volts का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। यानी इस वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव दिखाने के लिए मैं उसको रिप्लेस करके क्या लगा दूंगी यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट। तो अब मेरे पास इस सर्किट में 5 ohms का रेजिस्टेंस, यहाँ 2 amperes का करंट सोर्स है और 10 ohms का ये रेजिस्टर है। तो अब मुझे 10 ohms से बहने वाला करंट पता करना है, जिसको मैं I10 कह रही हूँ। दूसरा करंट जो 5 ohms से बहेगा उसको मैं I5 कह रही हूँ। तो 2 amperes का कुछ करंट 10 ohms से बहेगा और बाकी का करंट 5 ohms से बहेगा, तो मुझे पता करना है। अब यहाँ पे करंट जो है 2 पैरेलल पाथ्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाऊंगी। करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या कहता है? अगर टोटल करंट I है जो 2 पाथ्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, एक में I1 करंट जाएगा, एक में I2 करंट R1 से बहेगा, I2 करंट R2 से बहेगा। तो I1 और I2 का प्रोपोर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं I के रिस्पेक्ट में? तो I1 जो होगा वो I इंटू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो टोटल करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इंटू नेबरिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस। मैंने करंट डिवीजन रूल भी पढ़ाया हुआ है, वो भी मैं एक्चुअली मैं प्लेलिस्ट ही अपनी एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, जो कि पूरा डीसी सर्किट्स को एक्सप्लेन किए हुए है। तो उस प्लेलिस्ट में और स्पेसिफिकली मैं आपको वीडियोस उसमें आई बटन से या फिर फाइनली एंड स्क्रीन पर आपको दे दूंगी, जिसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझाया हुआ होगा और करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल समझाया हुआ होगा। तो I1 जो होगा वो I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, और I2 जो होगा वो I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। ऐसे करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई हो सकता है। अब ऐसे ही पैरेलल में 5 ओम और 10 ओम पैरेलल में, तो 10 ओम से बहने वाला करंट मुझे I10 पता करना है। तो टोटल करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दोनों के बीच में वो 2, फिर नेबरिंग रेजिस्टेंस 5 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ 5 प्लस 10 करके, ऐसा टोटल 10/15 मतलब 2/3 इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर्स। इतना करंट ये हो जाएगा। तो फाइनली I10 में से बहने वाला 10 ओम से बहने वाला करंट मुझे पता चल गया, जो कि 0.67 एम्पियर्स है। और कब है ये इतना करंट? जब ये 20 वोल्ट्स को हमने इनएक्टिव कर दिया, मतलब ये कितना हो गया? 0 वोल्टेज है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि करंट सोर्स इज इनएक्टिव, तो मैं इस करंट सोर्स को 0 एम्पियर्स कर देती, और 0 एम्पियर्स का मतलब होता इसे मुझे ओपन सर्किट कर देना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ से बहने वाला करंट पता करना होता। तो सर्किट मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ये विंडो होती, बीच में ये ब्रांच होती ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि करंट सोर्स को इनएक्टिव कर दो और सिर्फ वोल्टेज सोर्स को रहने दो, तब सर्किट ऐसा होता। तो हमारे लिए यहाँ पर 20 वोल्ट्स की बैटरी होती, 5 और 10 ओम्स हमारे लिए 2 रेजिस्टेंसेज होते, दोनों में से सेम करंट बहता क्योंकि दोनों सीरीज में होते। तो नेट करंट जो मिलता इस सर्किट में 10 ओम से बहने वाला, वो मिलता 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 करके, ये हमें 4/3 इतना एम्पियर्स करंट मिलता 10 ओम से बहने वाला। कब? जब करंट सोर्स को हम इनएक्टिव कर देते। तो इस तरीके से ये लॉजिक का भी पूछा जाता तो हम ऐसे सॉल्व करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डायरेक्शन हमें जो गिवन है उसके हिसाब से सर्किट में हमें नेट वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ लिखा हुआ एज करंट डायरेक्शन फाइंड नेट वोल्टेज, मतलब जैसी करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से सर्किट का नेट वोल्टेज पता करो। अब नेट वोल्टेज आपको पता होगा, पर फिर भी इस सम को सॉल्व करते हुए मैं और बता देती हूँ। एक विंडो है, इसमें मुझे अलग अलग वोल्टेज सोर्सेस मिल रहे हैं V1 और V2, और 3 रेजिस्टेंसेस है, सब सीरीज में कनेक्टेड है। करंट की डायरेक्शन I गिवन है, तो मुझे यहाँ पर KVL लगाकर नेट वोल्टेज पता करना रहेगा। KVL जैसे ही लगाऊंगी तो उससे पहले मुझे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस प्लस माइनस साइन दे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप्स की डायरेक्शंस हो जाएगी या वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी हो जाएगी, ऐसा कहना चाहिए। डायरेक्शन वर्ड वोल्टेज के साथ ना यूज़ करे, पोलैरिटी वर्ड यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो प्लस माइनस पोलैरिटी R1 R2 R3 के अक्रॉस हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट कैसा बह रहा है,
इसमें करंट ऐसे बह रहा है, लेफ्ट से एंटर हो रहा है, राइट से बाहर निकल रहा है, मतलब प्लस लेफ्ट में होगा, जहां से एंटर होगा करंट वहां प्लस साइन होगा, माइनस साइन दूसरी तरफ होगा। इसमें करंट कैसा बहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस साइन होगा। इसमें R3 में करंट कैसे बहेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट में प्लस होगा और लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे लूप पर हर कंपोनेंट के अक्रॉस प्लस माइनस साइन पता कर लिए हैं, कंपोनेंट चाहे वोल्टेज सोर्स हो या रेजिस्टेंस सोर्स हो। अब यहाँ पर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने जाऊंगी। अभी लास्ट 2 वीडियो से भी मैं समझा रही हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए एक पॉइंट से इमेजिनरीली हमें सर्किट में चलना पड़ता है। चलते हुए जैसे जैसे कंपोनेंट को हम ट्रेस करेंगे, अगर हम कंपोनेंट के प्लस पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं तो उस वोल्टेज के साथ हम प्लस लगाएंगे, और अगर उस कंपोनेंट की पोलैरिटी के माइनस की तरफ जाएंगे तो हम साथ में उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे उस वोल्टेज के। इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा R1 इंटू आई, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा R2 इंटू आई, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा R3 इंटू आई। तो अब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे V1 मिला, V1 के प्लस की तरफ जा रही तो V1 के साथ प्लस साइन लगा दिया। फिर मैं ट्रेस कर रही हूँ R1 इंटू आई इस वोल्टेज ड्रॉप को, और मैं जा रही हूँ इसके माइनस की तरफ, तो इस वोल्टेज R1 इंटू आई के आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगी। फिर मैं V2 को ट्रेस कर रही हूँ तो V2 के माइनस की तरफ जा रही, क्योंकि मैं ऐसे चल रही हूँ, तो V2 के माइनस की तरफ जाऊंगी तो माइनस V2 लगा दूंगी। फिर R2 के अक्रॉस का ड्रॉप कितना है, R2I, तो R2I की माइनस पोलैरिटी की तरफ जा रही है तो मैं R2I के आगे माइनस साइन लगा दूंगी। फिर R3I ड्रॉप मुझे यहाँ मिल रहा है और उसके भी मैं माइनस की तरफ जा रही तो मैं माइनस R3I करके ऐसा लिख दूंगी। और ये सारे वोल्टेजेस मैंने एक इक्वेशन में लिख दिए जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन है, उसको इक्वल टू 0 कर दूंगी। इन सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए V1 V2 को मैंने इसी तरफ LHS साइड में रहने दिया, RHS में सारे रेजिस्टेंसेज इनटू करंट्स के टर्म्स को ले लिया, सब मुझे रेजिस्टेंसेज एडिशन में मिले मल्टीप्लाइड बाय I, ऐसा करके लिख रही हूँ। अब इस इक्वेशन में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट ऐसा मिल रहा है मुझे, तो करंट जो होगा वो नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस की वजह से बहेगा। तो इसका मतलब ये सर्किट का नेट वोल्टेज है और ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस इक्वेशन में मैंने नेट वोल्टेज ऊपर लिखा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड द नेट वोल्टेज, मतलब हमसे पूछा गया है न्यूमरेटर में क्या है, तो नेट वोल्टेज कितना है, V1 माइनस V2। अगर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में V1 माइनस V2 एक ऑप्शन होगा तो उसे टिक करेंगे, और ऐसा नहीं दिया होगा तो शायद ऐसा भी दे दें माइनस और ब्रैकेट में V2 माइनस V1, वो भी सेम वही चीज़ है पर घुमाने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताया, और इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी बात की। बहुत टफ नहीं है बेटा, पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। लॉजिक्स लगाइए, रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई करिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो प्लीज़ आज के मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।